अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से हम अवेयरनेस पहुंचा सकें, अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अपने सर्कल में वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। नाजरीन, चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट ये जो बेसिकली चैनल है, इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप लोग हमारी आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज की मार्केट की डिस्कशन के लिए हमने अमीन अब्दुल गफ्फार सर अमीन अब्दुल गफ्फार को जो है इनवाइट किया है। और काफी जो है पुराना एक्सपीरियंस है इनका मार्केट को लेके, तो आज की मार्केट को जो है वो डिस्कस करते हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र खैरियत है। सही सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा आज की मार्केट का एक ओवरव्यू दे दें। देखिए, आज की मार्केट का तो जो कल की जो मार्केट थी काफी तेज बन हुई थी, तकरीबन 6,000 के ऊपर प्लस बन हुई थी मार्केट। और इसके बाद आज जो मार्केट 1,000 पॉइंट के करीब प्लस गई। इंटरनेशनल जो सूरत हाल थी उसको भी मार्केट ने सर्वे किया। दूसरा कि क्रूड ऑयल जो पेट्रोल है वो उसकी कीमत कम हुई। इससे भी हम्म। हमारी कंपनियों की कॉस्ट बढ़ी। आज जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है टेक्सटाइल सेक्टर में हुए। टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी शेयर अपर लो पे बन गए। तो इंशाल्लाह ताला इसको कर ये ले तो ना कभी मेरा हो सर आपका माइक ऑफ हो गया है। तो रख लो आप ही कैसे स्टॉक से निकलवा दो भाई, स्टॉक से निकलवा दो, मेहरबानी कर दो। अब हम यार आप दुआई कर सकते हैं ना, तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर, दुआई फाई कर लो थोड़ी। अच्छा। सर कंटिन्यू करें। आज ये जी जी। देखिए, आज जो मार्केट में काफी वॉल्यूम भी अच्छे रहे और मार्केट भी बहुत अच्छी रही। मार्केट इस किस्म की जो मार्केट होती है इससे मतलब है कि पायदारी होती, मजबूती होती है। तो मार्केट के अंदर काफी मजबूती रही। और टेक्सटाइल के जो शेयर है वो काफी हद तक ऊपर के लोग बद गए। और जो रनिंग आइटम थी रिफाइनरी सेक्टर, वो भी आज अच्छा चला। और क्रूड ऑयल जो कम हुआ इससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और दूसरे के पाकिस्तान को अदर बेनिफिट मिल रहे। इसकी वजह से हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी आ गई। हम्म। सही। अच्छा, एज यूजुअल हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, तो काइंडली आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली जो है हैंड रेज कर लीजिएगा। अच्छा सर, एक सवाल है थट्टा सीमेंट के हवाले से। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, टाटा सीमेंट इस वक्त बहुत अच्छा अच्छा शेयर है। टाटा हम्म। सीमेंट के पास रिजर्व भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। आगे जाके इनकी प्लानिंग भी है। और ट्रैक्टर वगैरह की, ट्रैक्टर वगैरह इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था लोकल कंपनियों को कि आप जो ट्रैक्टर वगैरह उसकी कीमत कम कर दे। अगर उन लोगों ने कम नहीं की तो फिर बोला हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये टाटा सीमेंट इसका प्रोग्राम है कि इंपोर्ट करेगा ट्रैक्टर वगैरह। तो इसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा जो जिसके शेयर ज्यादा बढ़ जाते हैं उस शेयर के अंदर स्प्लिट हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है। जैसे आज हुआ सिस्टम के अंदर हुआ, 10 रुपए की फेस वैल्यू का 2 रुपए शेयर हो गया। तो 100 रुपीज इसमें ट्रेड हो रहा है। तो ये सट्टा सीमेंट भी आगे जाके स्प्लिट हो जाएगा, या फिर इसमें एक नया बिजनेस आ जाएगा। तो ये आज से भी कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा। 400 रुपए की बातें कर रहे हैं, 200 रुपये काफी हद तक स्ट्रेट किया हुआ है। सही। अच्छा सर, फार्मा सेक्टर के हवाले से बताइएगा। सवाल आया है कि फार्मा सेक्टर आपको किस तरह कैसा लग रहा है? देखें, बीच में गवर्नमेंट ने फार्मा सेक्टर को 3% की छूट दी थी कि 3% आप रेट बढ़ा सकते हैं। तो उसमें फार्मा सेक्टर के अंदर एकदम से बूम आ गया था, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो बढ़ गई थी और इनका 3% इनका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है। तो इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था। और इसके अलावा जो बीच में जो डॉलर की कीमत बढ़ गई थी, इससे इनकी जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा सुस्त हो गया। अब ये जो जिस तरह क्रूड ऑयल अपने रेट पे आ रहा है, $75 से 65 हो गया। जिस तरह अब लगता है कि डॉलर भी 83 से थोड़ा नीचा कम होना शुरू होगा तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। वैसे भी गवर्नमेंट ने इनको काफी हद तक रिलीफ दिया हुआ है कि आप अपने रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फार्मा सेक्टर के अंदर वो इतनी बड़ी सेलिंग है, या फार्मा सेक्टर के अंदर कोई इतनी बुरी खबर हो। बल्कि इस पे अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। अच्छा, सवाल ले लेते हैं। अफशान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम सलाम। मेरा जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पास वेव्स के शेयर हैं। मैंने अभी परचेज किए हैं रिसेंटली। तो क्या इनको रखूं या अ, अभी कौन फौरन? से-
हेलो। कौन से के शेयर है आपके पास? मेरे पास वेव्स के शेयर हैं, वेव्स केबल्स जो है। वेब है। वेब के शेयर बहुत अच्छे हैं, और वेब अप्लाइंग और ये इसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह का जो काम है, ये अच्छे शेयर है, इनके रेट कम है काफी। तो क्या मैं इनको अभी 6 महीने तक फिलहाल रखूं या अभी शॉर्ट टर्म पीरियड पे ही सेल कर दूं? नहीं, शॉर्ट टर्म में देखो, इसमें आप दो हिस्से बनाए। जो आपने इन्वेस्टमेंट की ना, एक इन्वेस्टमेंट कौन करती रहे, एक इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। इसमें आप थकेंगे नहीं, वरना लोग थक जाते हैं कि यार इतने 6 महीने हो गए, साल हो गया, तो इस तरह लोग अच्छा, थक जाते हैं। ठीक है। अ, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। हाँ। अच्छा सर, रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से बताइएगा। रिफाइनरी सेक्टर में क्या लग रहा है इस वक्त होल्ड करने चाहिए? कौन से स्टॉक्स आप बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है सबसे अच्छे हैं इन्वेस्टर्स के लिए? देखें, कल जो बात वो आ रही थी कि तीन सेक्टर बहुत अच्छे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, एक रिफाइनरी सेक्टर, और एक बैंक सेक्टर, और एक सीमेंट सेक्टर। हम्म। तीन सेक्टर में बहुत बड़ा बूम नजर आ रहा है। तो रिफाइनरी सेक्टर चला, साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर भी चल गया। अब सीमेंट भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी, मगर ये सीमेंट सेक्टर भी चलेगा। सेक्टर वाइज काम करें तो मतलब आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें चार पांच हिस्सों में डिवाइड करके करें, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, और कोई ना कोई आइटम कोई या कोई सेक्टर चल गया तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें आप थोड़ी से इन्वेस्टमेंट फार्मा में करें, थोड़ी ऑयल में करें, थोड़ी सीमेंट में करें, थोड़ा स्टील में करें, थोड़ा रिफाइनरी में करें, तो इससे आपको क्या मजा भी आएगी काम करने के लिए। और कुछ ना कुछ हल हिल मतलब थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लॉस हुआ, तो आपको देखने में मजा आएगी। वरना एक आइटम लेंगे तो फिर लोग बेजार हो जाते हैं, बोले यार बढ़ती नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, मुझे एक ही थाली में सब बर्तन रख दिए, गिर गए तो सारे टूट गए। तो इस तरह काम नहीं होता। सेक्टर वाइज डिवाइड करके काम करें। सही। अच्छा सर, ऑटो सेक्टर का बताइएगा। काफी लोगों का ये मानना है कि बजट के बाद ऑटो सेक्टर से जैसे कि साइडलाइन हो जाना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ऑटो सेक्टर? देखिए, ऑटो सेक्टर के गवर्नमेंट ने इंपोर्ट गाड़ियों पे काफी मतलब छूट दी हुई है, काफी मतलब रिलीफ दिया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा ऑटो सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर है। अब ये कि चेंज हो रही है, देखा कि आपने कराची के अंदर भी चार्ज पंप लगना शुरू हो गए हैं। तो ये दुनिया में चेंजिंग हो रही है, तो इसके साथ साथ करें। एक ऑटो सेक्टर का बहुत अच्छा बूम था, तो उससे बूम से लोगों ने कमाया, तो कमा लिया। अगर जो रह गए वो रह गए। मतलब ये कि सेक्टर वाइज तो मुझे ऑटो सेक्टर इस वक्त इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। बाहर की गाड़ियां अच्छी होती है और इम्पोर्ट हो रही है, और उनको ड्यूटी भी कम हो रही है, तो इसकी वजह से लोग बाहर की गाड़ी को ज्यादा चॉइस करते हैं, तो थोड़ी सेल में इनकी फर्क पड़ेगा। सही। एक सवाल ले लेते हैं, तहसीन अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे सलाम। ये क्वेश्चन करना था कि अगर हम जो है इसमें गोल्ड में वो करना चाहें इन्वेस्ट, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसमें तो जो है गोल्ड का कोई ऑप्शन नहीं आता ना। मैंने काफी सर्च नहीं, किया मगर नहीं आया। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट देखो होती है, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि जो लेडीज ज्वेलरी वगैरह बनाती है, या फिर बिस्किट वगैरह ले लिए। बाकी आप इन इन चक्कर में पड़ोगी तो कोई ना कोई आपकी ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट जीरो कर देगा। तो यानी गोल्ड गोल्ड में में तो इन्वेस्ट खैर अगर करना है तो बाय करके करें। दुनिया में हुए हैं, तो गोल्ड का रेट कम होगा और दूसरी चीजों का रेट ज्यादा होगा। बिजनेस खुलता है ना जब, तो फिर गोल्ड के रेट कम हो जाता है। और मेरे पास एक आप शेयर है, ये एनआरएल। उसके हवाले से भी मुझे पूछना था कि उसका क्या, यानी मुझे बहुत टाइम हो गया उसको बाय किए हुए, बट अभी तक उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही ना। कौन सी गोल्ड की कौन सी बात करें हम इसमें? एनआरएल, एनआरएल। एनआरएल, एनआरएल आज तो 15-16 भी आज बढ़ा है एनआरएल ना। आज आज बढ़ा है, तकरीबन 20 रुपये के करीब ट्रेड आज बढ़ा है एनआरएल। रिफाइनरी सेक्टर आज बढ़ा मुझे है। यानी इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल आउट कर दूं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा पे बाय किया हुआ है। हाँ, नहीं होल्ड करें। अभी गवर्नमेंट रिफाइनरी पॉलिसी ला रही है, और जो बीच में गवर्नमेंट ने रिफाइनरी पॉलिसी कहा था मगर लाई नहीं थी। अगर लाई थी तो कहा था कि भाई नई मशीनों पे इसमें रिलीफ मिलेगा। और नई मशीन तो अभी कोई यूरोप ही नहीं मंगा सकते, इतनी महंगी है। पाकिस्तान के अंदर 30 साल और 50 साल पुरानी मशीनें, उस पर अगर गवर्नमेंट रिलीफ देती है तो वो चल जाएगी। बाकी नई मशीन तो इम्पॉसिबल है, कि इतनी बहुत महंगी होती है, यूरोप जैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ये कि कुछ ना कुछ नेगोशिएशन इसमें हो रहा है, और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। और दूसरा कि जो स्मगलिंग वगैरह जो आता था तेल वगैरह, उसका भी इस्तेमाल है, मगर वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो गया है। तो आपकी अगर अच्छा। ये इन्वेस्टमेंट 50% चेंज कर दे, दूसरे सेक्टर में कर दें तो बेहतर है। 50% भले अच्छा रिफाइनरी तो में पड़ी हो।
ओके ठीक है, थैंक यू, जजाकल्ला। अफशान अपना सवाल कीजिए। जी मेरा ये सवाल है कि एफएफएल मैंने 6 महीने पहले बाय किया है और 18 रुपए पे बाय किया था, तो प्लीज मुझे बताएं कि क्या मैं इसको अभी करंट उस पे निकाल दूं जो लॉस में जा रहे हैं, और इसकी जगह कोई दूसरा शेयर ले लूं, या इसको भी रखूं और जब तक ये नहीं आता ऊपर जब तक इसको रखना है, और कब तक रखना है, ये क्यों नहीं आता ऊपर एफएफएल? एफएफएल का देखो, फौजी फूड का तो बीच में 17 रुपये तक ट्रेड हो रहा था, और बजट के में गवर्नमेंट ने इसको रिलीफ नहीं दिया। उनका ये गवर्नमेंट की ये बजट में तवक्को की जा रही थी कि डेयरी के ऊपर जो आप देखेंगे, जो आप पैकिंग वाला दूध लेती है वो महंगा होता है और खुला दूध सस्ता होता है, उस पर सेल टैक्स ज्यादा लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इनकी सेल कम हो गई थी। तो बजट में ये कह रहा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नमेंट इस सेल टैक्स को हटा देगी। हालांकि पूरी दुनिया में कभी दूध पे, डेयरी के ऊपर टैक्स नहीं है, मगर गवर्नमेंट ने टैक्स हटाया भी नहीं और डेयरी के ऊपर 3% मजीद टैक्स लगा दिया। तो एफएफएल सट्टे में तो आपकी बारी आ सकती है, मगर इन्वेस्टमेंट में खैर वो तो उसका कुछ नहीं सकते, क्योंकि इसमें अच्छे खासे लोग फंसे हुए हैं। तो हो सकता है ये आप इतना रेट लेके आए, मगर एवरेज नहीं करना इसके अंदर। अगर अल्लाह ना करे कि मार्केट बहुत टूटती है तो 10 के अंदर आए तो एवरेज करना, यहाँ एवरेज नहीं करना। अ, ठीक ओ- है। जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फखरुल इस्लाम का सवाल कीजिए। जी फखर, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है। हम्म। जी सवाल कीजिए अपना। जी, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। जी। अमीन भाई, एक बात आपसे मैंने पूछनी थी, मुझे आपने ब्रोकर भी नहीं बता सका, मैंने दो तीन लोगों से पूछा है। एक अच्छा। स्टॉक है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्लोज होता है 3 करोड़ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल। तो सेटलमेंट में उसका हाँ, वॉल्यूम आ रहा होता है 3.5 करोड़, 4 करोड़, जबकि ना वो पोस्ट क्लोज सेशन में ट्रेड होता है और ना वो एनडीएम में उसका जिक्र होता है। तो ये क्या वजह होती है सर? ये शेयर कहाँ से आता है जो सेटलमेंट में उसका वॉल्यूम ज्यादा आता है? सेटलमेंट में देखो, एनडीएम भी तो एनडीएम भी होता होगा, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन भी होती है, मार्केट बंद होने के बाद भी लोग सर वो ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं आता। ना। और दूसरा जी एक, जी। ये जो म्यूचुअल फंड फंड वाले क्या करते हैं कि इसे स्टॉक होता है ना, जो उसमें थोड़ा लॉस दिखा देते हैं या थोड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं, फिर वो अपना इनका जो गेन टैक्स लगता है उसमें बचत करते हैं। तो ये बड़ी मतलब ऐसी कोई ऐसी बैन आइटम को एंट्री करा दी 10 पैसे नीचे या 50 पैसे नीचे, ताकि इनका प्रॉफिट खत्म हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, पब्लिक को डिविडेंड भी देना होता है, फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर कोई ऐसा बैन स्टॉक पड़ा हो तो उसमें ये एंट्री करके उसको कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि इनका अगर मार्केट में इनका जो इनकी जो फंड की वैल्यू कम हो रही होती है तो उसको वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऊपर की अंडरलाइन करा देते हैं ऐसे शेयरों की, ताकि इनकी इनकी जो बुक मेंटेन रहे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। आज समझ में नहीं आता दोबारा बता दूंगा। अच्छा सही सर। सर ये बताइएगा कल। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं फिर सेशन को एंड करते हैं। इरफान अपना सवाल कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये काइंडली वालेकुम सलाम। बताइएगा कि मार्केट को किस तरह से आप देख रहे हैं, आगे कोई करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या और ऊपर देख रहे हैं मार्केट को, और कौन से सेक्टर्स जो हैं इस वक्त शॉर्ट और मीडियम टर्म में उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मार्केट ने तो बहुत बड़ा करेक्शन ले लिया, आपने देखा मुसलसल मार्केट करेक्शन पे जा रही थी। अब ये कि ये हफ्ता रोल ओवर का आखिरी दिन है, इसके बाद क्लोजिंग आएगी, जून क्लोजिंग। तो ये मुझे लगता है कि दोनों निपट गए हैं, क्योंकि जो जिस तरह बीच में 6,000 पॉइंट माइनस हुई थी, फिर 4,000 पॉइंट माइनस हुई थी, फिर प्लस हुई, तो इसमें ऑल ओवर पब्लिक है ही नहीं। आपने कल देखा नेस्ले की रेटिंग का डेटा, इसमें इंडिविजुअल ने सेलिंग की थी और म्यूचुअल फंड ने बाइंग की थी। म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा इस वक्त बाइंग कर रहे हैं मीजान वाला। तो लगता नहीं कि इतना फर्क पड़ेगा, बाकी मार्केट का जो जो टेम्पो ऊपर की तरफ है, कोई बैड न्यूज नहीं आ जाए, मार्केट इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगी, और ये तो रेट बहुत कम है, इससे भी आप अच्छे रेट देखेंगे। सर कौन से सेक्टर्स में इस वक्त इस टाइम पे बाय करना चाहिए? इसमें अगर इन आपको रेट्स पे किस सेक्टर अच्छे लगते हैं आपको? फाइनली सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, टेक्सटाइल थोड़ा कर रहा है, मगर टेक्सटाइल सीजन वाइज करता है। ऑयल सेक्टर सदाबहार है, सीमेंट सेक्टर सदाबहार है, फार्मास्यूटिकल सदाबहार है, स्टील सेक्टर सदाबहार है। तो इन सेक्टरों को आप देख लें।
मगर अभी जो इस वक्त जो मार्केट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नहीं है, शॉर्ट टर्म की है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो या शॉर्ट टर्म लॉस हो तो उसको फौरन इसको बुक कर ले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, दूसरे के इंटरनेशनल हालात भी खराब है, वो आपको नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म की मार्केट नहीं, शॉर्ट टर्म की मार्केट। शॉर्ट टर्म की जब लॉन्ग टर्म की जब मार्केट थी, जब 45-46 हजार में मार्केट ट्रेड हो रही थी, तो लोग उस वक्त मना कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करो। तो जो वहां से जिसने इन्वेस्टमेंट की, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की 10-10% बढ़ गई। मतलब किसी ने 1 लाख की तो 10 लाख रुपया हो गए। इस तरह के लोगों को फायदा हुआ है। अब वहां 10 लाख में आप करोगे तो फिर आप मतलब लूज होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। जी सर, कल का बता दें, कल क्या लगता है, कल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और टॉप पिक्स भी बता देगा। देखिए कल आज जो काफी आइटम अपर लो पे बंद हुई है, खास करके टेक्सटाइल है और रिफाइनरी सेक्टर काफी अपर लो पे बंद हुई है। और जो साइड की जो ब्लू चिप्स आइटम है वो भी अच्छी बंद हुई है। तो लग नहीं रहा कि कल मार्केट खराब हो। कल मार्केट कल भी अच्छी होगी, वॉल्यूम भी अच्छे होंगे। और छोटी पेनी आइटम के अंदर वॉल्यूम भी हो रहे हैं। और कितनी ऐसी आइटम है जो पेनी आइटम जो बड़ी आइटम के अंदर मर्ज हो गई है, तो इनकी जो पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी इनके पैसे भी आ रहे हैं। तो पब्लिक यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कर रही है। और दूसरा कि जो मनी मार्केट है, उन पे जो टैक्सेस ज्यादा लग गया था, वो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कल मीजान ने बहुत बड़ी परचेसिंग की, तो इनको पास कोई अच्छी न्यूज होगी तो ही की, वरना नहीं करते। तो खास करके बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बैंक में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और ऑयल मार्केट में सर्कुलर डेट की पेमेंट आ रही है, उनका भी गवर्नमेंट डिसाइड करी है। 11% पे गवर्नमेंट ने इनसे 1200 अरब रुपए कर्जा लिया बैंकों से। ये ऑयल मार्केट में पेमेंट करेगी, तो इससे एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर बूम आएगा, बहुत बड़ा डिविडेंड आएगा ऑयल मार्केट का। तो मार्केट आगे जाके बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक। अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए बस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, रमजान गुजर, अपने सवाल कीजिए। रमजान गुजर, आपको आवाज आ रही है? काइंडली जब लोग आप लोग हैंड रेस किया करें तो अलर्ट बैठा करें। अच्छा सर, रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अमीन सलामकुम सर। साहब आवाज आ रही है सर? हाँ, अमीन अमीन हाँ साहब, आवाज आ रही है। सर आपको फार्मा सेक्टर कैसा लग रहा है सर नेक्स्ट 3 मंथ में? सर इसके बारे में तो बता दें सर, बहुत नहीं, शुक्रिया। फार्मर क्या लग रहा है, फार्मर से गवर्नमेंट ने जिस तरह रिलीफ दिया, और देख रहे हैं आप, लोकल जो दवाई है जो पहले ब्लैक में बिकती थी महंगी, अब ये कि ऑफिशियली बिकेगी ज्यादा रेट में, जिसकी पेमेंट कंपनी को आएगी। तो इससे कि इन सेक्टर में अच्छा अच्छा प्रॉफिट होगा। स्पेशल सर सरल का बता दें कि सरल का आप तो उनके मालिकों को भी जानते हैं, तो इसलिए ना, तो उसका क्या बनेगा सर, मेहरबानी। शेल का शेल का तो यार अभी ये कि इसमें एक तो बहुत बड़ी कैपिटल हो गई है, और दूसरा कि मार्केट मालिकों ने बहुत बड़ी मार्केट के अंदर सेलिंग कर दी थी। 5 करोड़ के शेयर के करीब मार्केट मालिकों ने शेयर सेलिंग कर दी थी। अब ये कि जिन लोगों के पास खड़ा हुआ है, शेयर पड़े हुए हैं, वो वेट करें कि डबल हो या 3 गुना हो तो वहां से सेल करें। एक जब जब तक मालिक के पास होल्डिंग नहीं होती, उस कंपनी के शेयर बढ़ते ही नहीं है। तो शेल की होल्डिंग मालिक के पास नहीं है। यहाँ से अगर आपको 5-10 रुपये मिल जाए या डबल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। देखें आप, शेल को अगर 100 के ऊपर भी गया फिर फौरन नीचे आ गया। मार्केट के अंदर इसका फ्लो बहुत तो बड़ा सेल करके किसी और है। सेल करके किसी और उसमें कर लें सर। कि जो फ्लो मालिकों के पास ज्यादा हो, ओनर के पास ज्यादा हो, उन शेयरों में काम करें। वो जो हमारी चलो टीम ठीक है है जो सर, शुक्रिया सर बहुत। अच्छा, शनीन हुसैन, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे ईटीएफ के बारे में पूछना था। जेएस वालों का जो मोमेंटम ईटीएफ है। EPEPFL। ईटीएफ मतलब ये जो इनका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ना, मीजान मोमेंटम। यार देखिए ये अगर फंड, मीजान वालों के फंड की बात करें कि मीजान की बात जैसे करें? सर ये महाना ईटीएफ है, एक ये जेएस का है, जेएस मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ये ट्रेडिंग। कौन से वाले की बात करें? जी हाँ जी तो ये, जेएस वालों का। हाँ ये भी अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप डर लगता है तो फंड वालों के थ्रू करें। मगर
फंड वाले आपसे 35% टैक्स काट लेते हैं। अब लेकिन गवर्नमेंट ने सर इनका 25 किया है, मगर वो अच्छा 35% ले रहे थे पब्लिक से। सर, स्टॉक इसको मार्केट मतलब ये स्टॉक मार्केट में इसका शेयर नहीं होता, ये JSM FETF इसका शेयर मार्केट में नहीं होता? खुद ये कंपनी खुद इनका अप डाउन होता है मार्केट के हिसाब से, कि जब मार्केट बढ़ जाती है इनके यूनिट बढ़ जाते हैं, कम होती है तो इनके यूनिट कम सस्ते हो जाते हैं, तो वो खुद ही रेट निकालते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आप उसमें बहुत ज्यादा कमा लेंगे। और यहाँ जितने भी ब्रोकर है ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये डायरेक्ट उसी में करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक कंपनी में हमको 5 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए, या ज्यादा भी मिल सकते हैं। आप देखें ना, 30,000 का 8 रुपये रेट चला था, 40 हो गया। तो उतना प्रॉफिट तो आपको फंड वाले नहीं देंगे। फंड वाले आपको परसेंट देंगे कि भाई ठीक है, आपका जो पॉकेट मनी निकला है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो आपका किचन का खर्चा निकला है। बाकी अच्छा अगर चांस लेना है तो यहाँ पोर्टफोलियो बनाए स्टॉक मार्केट के अंदर, खुद इंडिविजुअल बनाए, वो भी कम से कम ठीक 5 साल के लिए, तो आपको इंशाल्लाह बहुत आपके जो इन्वेस्टमेंट है 10 गुना हो जाएगी। सर, नहीं मेरा अकाउंट तो है और मैं करता है स्टॉक मार्केट नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ये देखा कि इसका डिविडेंड एक्स हुआ है ना ETF का। हाँ, ये होता रहता तो है, डिविडेंड अप डाउन होता है, मार्केट के हिसाब से ही चलता है, वो अलग से जी अपनी जी जेब से नहीं देते। मैं वो ये जब मार्केट में मैं ये समझ रहा था कि शायद ये कंपनी लिस्टेड है PSX पे, ये जो फंड होता नहीं है। नहीं, फंड वाले के अपने होते, वो खुद ही रेट निकालते हैं, या ट्रेड नहीं होता, वो इनके पास यूनिट आप अच्छा खुद खरीदते हैं, खुद बेचते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। सही। सर सेशन को रैप अप करते हैं सर। थैंक